हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और उसके बाद करंट डेंसिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बच्चे ये जो दो वर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, पहले इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं थ्रू कुछ डायग्राम। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम देता हूँ मैं। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, कंडक्टिंग वायर। इस कंडक्टर में हम लोगों ने ये दो क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, मतलब पूरे वायर में से हम लोगों ने ये एक छोटा सा टुकड़ा लेके यहाँ पे दे दिया है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, जो रियल लाइफ सिचुएशन यहाँ पे होते हैं कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, नॉट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये सरफेस के ऊपर का सिचुएशन है। वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पे मिलेंगे, दे एक्वायर सम थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड वो सब क्या करेगा, बाई हैविंग द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो सब क्या करेगा, रैंडमली अभी मूव कर रहा है। ये जितने सारे हैं ये ऐसे रैंडमली मूव करेंगे। ये ऐसे बहुत अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन समझ लो, ये सभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन है। ये सभी रैंडमली ऐसे मूव करेंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, दे मूव अंडर थर्मल एजिटेशन। तो ये रैंडमली अभी मूव कर रहा है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव सम अपोजिट इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड टुवर्ड्स देम। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन है, इसके अपोजिट से और कोई, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये जाके यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ कॉलिजन करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉलिजन हम लोग बोल रहे हैं, ये दैट इज नॉट द एक्चुअल फिजिकल कॉलिजन, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है दोनों, तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो वो जितना क्लोज हो सकेगा वो क्लोज आ सकेगा, यहाँ पे क्लोज आएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, वो अलग अलग पार्ट में फिर से ऐसे चला जाएगा, अलग अलग पार्ट में ऐसे चला जाएगा। लेकिन डायरेक्टली उन सबका कॉलिजन नहीं होगा। तो हम लोग जब यहाँ पे कॉलिजन के बारे में बोलेंगे तो ये मत समझना कि ये डायरेक्टली फिजिकल कॉलिजन हो रहा है, वो एक दूसरे को रिपेल करके अलग अलग डायरेक्शन में फिर से क्या होगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एवरी पार्ट में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है ना, अभी यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अप्लाई नहीं किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। When electric field is not applied, they are moving under the thermal agitation. So every electron will have some opposite electron coming towards them from the opposite side. So they will have some collision. So literally अगर हम लोग देखेंगे इन लोगों का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो सबका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कुछ देर के बाद अपने आप वो क्या होगा, ये ऐसा आएगा, आने के बाद ऐसे इस कॉलिजन में, ये ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होगा, वो रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। फिर से क्या होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी U1 होगा तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कितना होगा, वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, यहाँ पे लिखो पहले, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन will be moving randomly, and every electron has velocity, which is opposed by velocity of same electron, और यहाँ पे लिखोगे which is opposed by velocity of other electron coming from opposite side। मतलब क्या होगा, for n number of मतलब अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी क्या होगा। सपोज हम लोग ले लेते हैं ऐसे, u लिखते हैं यहाँ पे, u इक्वल टू क्या आएगा, सपोज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अब तो ऐसे करके सपोज U1 तक ले लिया, फाइनली डिवाइड बाय n करो। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एवरी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा,
कॉलिजन के बाद उन सब का वेलोसिटी क्या होता जाता है, जीरो हो जाता है। तो वो क्या होगा, फिर से वो मूव करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, वो जीरो जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला है, ये क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एवरी क्यूबिक वॉल्यूम में, मतलब अगर मैं देखता हूँ सपोज ऐसा इस मेटेलिक कंडक्टर में से अगर हम लोग बहुत छोटा सा टुकड़ा ऐसे ले लेते हैं, इस टुकड़े में क्या होगा, 10⁻29 जैसा इलेक्ट्रॉन होगा, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। मतलब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी क्यूबिक मीटर में कोई भी मेटेलिक कंडक्टर के कितना होते हैं, 10⁻29 जैसा इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रीली। और रैंडमली क्या होगा, मूव करता रहेगा इन ऑल डायरेक्शन। सो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी सम अपोजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो उसके अपोजिट में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ ऐसे कॉलिजन करेगा। कॉलिजन करने के बाद वो क्या होगा, फिर से अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, फिर से दूसरे के साथ कॉलिजन करेगा, फिर से स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, ये कॉलिजन करने के बाद वो स्टॉप हो रहा है। तो ये है सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। अभी अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, तुम लोग देखो। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है, अभी यहाँ पे जीरो मिल गया सबका एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। अभी जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इन लोगों में एनर्जी क्या था, वो था थर्मल एनर्जी। मतलब सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी उसको उन सबको मिल रहा था, उस एनर्जी से क्या है, इन लोगों को एनर्जी मिल रहा था, और उसकी वजह से ये सब मोशन में थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में ये अभी मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, तुम देखो, ये सिचुएशन अभी रब कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो। तो ये है सपोज हम लोगों ने अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। ये सपोज पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल ये है तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का यहाँ पे अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स यहाँ पे अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो सरफेस है कंडक्टिंग वायर का, इस सरफेस के ऊपर में यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, जो रहेगा ओनली सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। यहाँ पे जो है कंडक्टर के ऊपर, सिर्फ सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो सब कैसे मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होगा, सरफेस में अगर मैं ऐसे सपोज यहाँ पे और एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन, सपोज ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर से क्या होगा, रैंडमली ऐसे जाएगा, फिर से यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर से ये ऐसे जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करेगा। लेकिन क्या हो रहा है, अभी कम से कम यहाँ से यहाँ तक आ रहा है रैंडम। अभी यहाँ पे भी अभी रैंडम जैसे ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उन रैंडम में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल था, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ ये सब आ रहा है ऐसे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव देम बहुत ज़्यादा लार्ज वेलोसिटी, ये अभी दे नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये जब मूव करेगा, मूव करने के बाद क्या होगा, फिर से तुरंत क्या होगा, ये एवरी टाइम इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ तो कॉलिजन हो ही रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आयन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन तो कॉलिजन होगा ही, और ये जो आयन्स है पॉजिटिव आयन, इन सब के साथ भी ये सब क्या होगा, कॉलिजन होगा। कैसे कॉलिजन होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दिस पॉजिटिव आयन आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। तो ये सब क्या होगा, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्या करेगा, पुश करेगा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन के रास्ते पे ऐसे आयन आ गया, और आयन तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या होगा, आयन के साथ भी ये क्या होगा, कॉलिजन होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये कॉलिजन हो ही रहा है, आयन के साथ भी यहाँ पे क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो फाइनली जाके ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन वो जब मूव करेगा वो बहुत ही धीरे धीरे क्या होगा, मूव करेगा। तो जब मूव करेगा, उस वेलोसिटी का हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हेन इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा, वो क्या होगा, हम लोग उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे इन एब्सेंस, ये तो हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, force experienced by the electrons by the उसमें क्या होगा, F इक्वल टू हम लोग लेंगे क्यू ई, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिया है इसलिए यहाँ पे ई लेंगे, और चार्ज है ई, तो यहाँ पे लेंगे ई इंटू ई। ये हो गया। अभी ये फोर्स के बारे में, ये जब फोर्स मिलेगा एवरी इलेक्ट्रॉन को, वो क्या होगा, थोड़ा सा उसको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सीलरेशन मिलने का मतलब क्या है, उस जो हम लोग न्यूटन्स के लॉ था V = U + AT, इस रिलेशन के हिसाब से
वो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन की वजह से कुछ टाइम वो क्या करेगा, मूव करेगा। और यहाँ पे जो टी हम लोगों ने लिया है ये सपोज टाइम, और ये कितना टाइम बोला है, व्हेन सपोज ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, व्हेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, तो क्या होगा, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्रोचिंग कुछ तो डिस्टेंस वो मूव करेगा विदाउट कॉलिजन। तो उस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो फ्री पाथ में, मतलब जितने टाइम में उसको ऐसे मूव कर रहा था, तो जितने टाइम के लिए उसको कॉलिजन नहीं हो रहा है, दैट टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन वो कितना ही छोटा ही डिस्टेंस मूव करे, when it is moving without collision, the path which is moving without collision, the path is known as the free path of the electron, and जितने टाइम के लिए वो कॉलिजन नहीं हो रहा है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कॉलिजन, डज नॉट सफर एनी कॉलिजन विद द आयन और विथ सम अदर इलेक्ट्रॉन, दैट टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। और जितने पाथ के लिए वो फ्रीली जा रहा है विदाउट कॉलिजन, उसका पाथ को हम लोग बोलेंगे फ्री पाथ। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, एवरी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टाइम जैसे ले लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो अभी मूव करेगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन थोड़ा सा मिलेगा। तो एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, बाय इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, A इक्वल टू एफ बाई एम, एफ मतलब क्या है माइनस ई इंटू ई बाई एम। तो ये है एक्सीलरेशन। अभी देखो ये एक्सीलरेशन मिलने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे लिखो व्हेन आफ्टर, यहाँ पे तो हो गया एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, ये होगा। तो हम अभी लिखेंगे वेलोसिटी, आफ्टर लिखो, आफ्टर गेनिंग एक्सीलरेशन, after gaining acceleration, the electrons moves opposite to applied electric field, वो कैसे मूव करेंगे, सपोज एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं V1 इक्वल टू क्या आएगा, U1 प्लस ए मतलब सबके लिए कॉमन एक्सीलरेशन ऐसा होगा, इसलिए ए लिखेंगे। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम लिखेंगे वो लिखेंगे ताउ 1। ताउ मतलब इस सिंबल को बोला जाता है ताउ, ये जो सिंबल है ताउ, इसको बोला जाता है ताउ। तो ये है रिलैक्सेशन टाइम। अभी क्या बोला था, रिलैक्सेशन टाइम मतलब द टाइम फॉर व्हिच द इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी कॉलिजन। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैंने लिया है ये ताउ 1 लिया है, तो ये हो गया ताउ 1। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो क्या आएगा, सिंपल से V2 इक्वल टू U2 प्लस फिर से ए टाउ 2 आएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, Vn इक्वल टू UN प्लस क्या आएगा AN, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा टाउ n। समझ में आ गया। अभी इन सब का अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ, और नहीं तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू V1, यहाँ पे लिख देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब VD, तो V1 प्लस V2 प्लस ऐसे करके आएगा Vn डिवाइड बाय आएगा n। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, V के जगह पे जो एक्सप्रेशन था वो पुट कर देंगे, तो आ जाएगा U1 प्लस U2, U1 प्लस यहाँ पे आएगा A टाउ 1 प्लस ऐसे करके फाइनली क्या आएगा V1 A टाउ 1, यहाँ पे आएगा फिर से U2, V2 की जगह पे आएगा U2 प्लस A टाउ 2 प्लस ऐसे करके फाइनली क्या आएगा Vn इक्वल टू यहाँ पे आएगा UN प्लस A टाउ n। यहाँ तक समझ में आ गया। डिवाइड बाय क्या आएगा, n आएगा। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से जितने सारे इनिशियल वेलोसिटी है उन सबको एक साथ लेंगे, तो U1 प्लस U2 प्लस ऐसे करके UN आएगा। तो फाइनली यहाँ पे लिखेंगे n, और इस साइड में क्या आएगा, A कॉमन होगा तो A लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस ऐसे करके आएगा टाउ n डिवाइड बाय क्या आएगा, n आएगा। अब इस एक्सप्रेशन का हम लोग थोड़ा सा इसको आप लोग रफ करके लिख दीजिए, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद मैं इस एक्सप्रेशन के बाद जो है यहाँ पे लिख दूंगा। समझ में आ गया। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश कर लेता हूँ। देखो
आता है कि नहीं इधर, ये पार्ट क्या हो जाएगा अभी u1 प्लस u2, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा बाय दिस इक्वेशन। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये सब इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन तो पहले से ही था हमारे पास a, एक्सीलरेशन पहले से ही था a। और ये जो पूरा रिलैक्सेशन टाइम τ1 τ2 τ1, ये जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सपोज इसको हम लोग ले लेते हैं एज ए टाउ ओनली। तो सबका रिलैक्सेशन टाइम जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया टाउ। तो फाइनली हमको अभी क्या मिल रहा है, द वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ए टाउ। अभी ए के जगह पे जो हमारे पास एक्सीलरेशन का जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे आप लोग पुट कर दो। तो पुट करने से क्या मिलेगा, वी डी इक्वल टू क्या आएगा, ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस ई बाई एम इंटू क्या है टाउ। तो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गया, दिस इज योर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए, पूरा स्टेप्स पॉज करके लिखिए। वैसे भी जो पॉइंट हम लोगों ने किया हुआ है, जो रिलेशन निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच, ये था रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे जो माइनस सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। मैग्नीट्यूड माइनस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जो है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको अगर हम लोग मॉड्यूलस लेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे माइनस हटा दो, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग सीधा इस फॉर्मूला को यूज़ करने से हो जाएगा ना, माइनस सिंबल अप्लाई नहीं करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, उसको मैंने फिर से लिख के दिया है आप लोगों को एज ए डेफिनेशन। क्या लिखा है देखो, द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी कॉलिशन, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन कॉलिशन सफर नहीं करेगा, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और सभी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, और सेम इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मतलब सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो सपोज कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वो पहले मूव करेगा, वो होगा उसका रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद फिर से वो हो सकता है कुछ मिली सेकंड के लिए हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कुछ नैनो सेकंड के लिए उसको कॉलिशन नहीं मिले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी कॉलिशन ड्यूरिंग इट्स मोशन। और फ्री पार्ट क्या बोला है, द पार्ट विच एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विदाउट कॉलिशन। इसमें भी क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, और सेम इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। मतलब सेम इलेक्ट्रॉन जो पहले सपोज 1 माइक्रोमीटर मूव कर रहा है विदाउट कॉलिशन, तो होगा उसके लिए एक फ्री पार्ट। दूसरे टाइम में जब वो फिर से मूव करेगा आफ्टर कॉलिशन, वो फिर से रुक जाएगा ना, रुकने का जब बाद में फिर से मूव करेगा, सपोज वो नैनोमीटर डिस्टेंस कवर किया उस बार, तो फिर से मतलब क्या होगा, वो अलग अलग पार्ट क्या होगा, वो ट्रेवल करेगा विदाउट कॉलिशन, तो उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे फ्री पार्ट। तो इसलिए एवरी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो सकता है, वो अलग अलग होगा, सबके लिए सेम हो ही नहीं सकता ये। तो ये हो गया फ्री पार्ट। और जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ऑन द कंडक्टर, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है उसके प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन नहीं है। तो मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से बहुत ही कम फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मिलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो थर्मल एनर्जी है उसी से उसको एनर्जी मिल जाता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जस्ट क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको पुश करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स दे नहीं सकता, क्योंकि एवरी टाइम उसको जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल जाता है, उसको लेकर वो थोड़ा सा मूव करेगा, उसके बाद क्या होगा, कॉलिशन होने के बाद फिर से रुक जाएगा, फिर से मूव करेगा, फिर से रुक जाएगा। तो ऐसे ही करके क्या होता है, एक एन से दूसरे एन तक वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे हम पहले डायग्राम में दिया था, ये सपोज हमारे कंडक्टर था, इस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक पहुँच गया, फिर से यहाँ से लेके यहाँ से जाएगा, फिर से यहाँ से जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा, ऐसे करके इस एन से फाइनली ये जाके इस एन पे पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादातर उसको थर्मल एनर्जी से जो बल मिलेगा उसी से वो मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सिर्फ थोड़ा सा पुश करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आ गया बच्चों। अभी इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी के बारे में कुछ बोलूँगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो कैसे मूव करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा रिलेशन आप लोगों को दिखाएंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भी इस पॉइंट को देखो, इसको बोला जाता है मोबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। यहाँ पे क्या बोला है देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे एक कंडक्टर सपोज लेते हैं, इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया,
पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम तो बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, नहीं तो मोबिलिटी ऑफ होल्स आएगा। तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज दोनों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है, ये सिंबल है म्यू, इसको बोला जाता है मोबिलिटी सिंबल। इस सिंबल का हम लोग बोलते हैं ना म्यू, तो म्यू मतलब मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, ई मतलब इंटू ताउ बाय एम, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, ई कैंसिल होकर क्या आएगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाइम्स द रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो ये है आप लोगों का मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इस फॉर्मूला के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो है, ये दोनों अगर हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या होगा, मोबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब कोई भी चार्ज कैरियर का अगर मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मोबिलिटी क्या होगा, उसका कम होगा। तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो इन सेमीकंडक्टर्स मोबिलिटी क्या आएगा, म्यू इलेक्ट्रॉन, म्यू मतलब क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो क्या आएगा, ई इंटू ताउ, और यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा एम ई, और ये है म्यू ई फॉर इलेक्ट्रॉन। एंड फॉर होल्स क्या आएगा, यहाँ पे देखो इन सेमीकंडक्टर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिखेंगे मोबिलिटी ऑफ होल्स, एच फॉर होल्स। होल्स मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे म्यू मतलब क्या होगा, यहाँ पे यू मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो है मोबिलिटी ये है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एच, और यहाँ पे क्या आएगा ई, फिर से ताऊ, यहाँ पे आप लोग यू, यहाँ पे जो है एम एच लगा सकते हैं, मतलब मास ऑफ द होल्स, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोगों को पता ही है पॉजिटिव चार्ज का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस इन सेमीकंडक्टर और एनी काइंड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस विल बी लेसर कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ होल्स आर स्मॉलर देन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर्स। समझ में आ गया। ये जो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरा टॉपिक दे रहा हूँ। पश्चिम इस टॉपिक को देखो, यह है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग यहाँ पे निकलने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कंडक्टर लिया हुआ है, यहाँ से लेके ये हमारे पास कंडक्टर है जिसका लेंथ हम लोगों ने लिया है L, ये लेंथ L है, L लिया हुआ है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सपोज V है। और व्हेन यू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडीज होगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो इलेक्ट्रॉन अभी होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विथ सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। हमको अभी सही है क्या, करंट का रिलेशन निकालना है विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले हम लोग ये जो करंट मतलब वो क्या होते हैं बच्चों, करंट मतलब क्या होते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी होते हैं। अभी Q जो है हमारे पास पता नहीं क्या है, हमें यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो हम लोग क्या रखेंगे, अभी ये पूरा कंडक्टिंग वायर जो है इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कितना हो हमको पहले चाहिए। तो चार्ज पहले कितना है वो जानने से पहले उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो चाहिए। तो सपोज ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन सपोज ए है और लेंथ है L, और एवरी यूनिट वॉल्यूम में सपोज इस कनेक्टिंग वायर का जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, सपोज एवरी ऐसे हम लोग बहुत छोटे छोटे अगर वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम ऐसे लेंगे, तो कोई भी हम लोग छोटा वॉल्यूम में क्या होगा, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n इन एवरी यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज सपोज n है, ये है n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर इस पूरे वायर को हम लोग बहुत छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में हम लोग देंगे, एक छोटा सा वॉल्यूम के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सपोज हमारे पास n है। अभी पूरा वॉल्यूम कितना है वायर का, वो होगा एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर वो कितना आएगा? अगर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होगा, छोटा सा वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पूरे वॉल्यूम में कितना आएगा? सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे n मतलब क्या होगा, एवरेज यूनिट वॉल्यूम में जितना है वो इंटू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो हो गया n इंटू ए इंटू एल। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द होल कंडक्टर, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, पूरे कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन नंबर है NaL। अभी भी हम लोग को चार्ज नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे अभी, देयरफॉर चार्ज मिलेंगे। तो चार्ज के कैसे लिखेंगे, चार्ज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसके साथ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, n इंटू ए इंटू एल इंटू क्या आ जाएगा, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख रखो ई इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो समझ में आ गया है आप लोगों को। तो चार्ज मतलब क्या होगा हमारे पास, टोटल चार्ज अभी होगा प्लस क्यू हो गया, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, NaL हमको अभी मिल गया, NaL इंटू ई। समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमको मिल गया चार्ज। अभी क्या चाहिए, टाइम चाहिए। सभी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा था, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो Vd से, और ये क्या था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसका जो लेंथ था वो कितना था, L था। तो टाइम हमको कितना मिलेगा, तो लिखो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वन इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस लेंथ L, तो कितना आएगा वो, T इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस बाय क्या आएगा, स्पीड आएगा। और सॉरी, डिस्टेंस मतलब क्या था, L था, तो डिस्टेंस आएगा L बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब क्या आएगा, टाइम आएगा, है ना। S इक्वल टू अगर हम लोग Vt लिखेंगे, अभी हमको चाहिए क्या, T चाहिए। T मतलब क्या होगा, S बाय V आएगा ना। S मतलब क्या है, स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड मतलब क्या होगा, ये S इक्वल टू अगर Vt है, हमको चाहिए क्या, टाइम मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या था, L था, स्पीड कितना था, Vd था, तो L बाई Vd, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया टाइम। तो अगर इस पार्ट को हम लोग वहाँ पे जो हमारे पास अभी है चार्ज, अभी हमको करंट चाहिए, तो करंट मतलब क्या होगा, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज बाय टाइम मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर करंट लिखेंगे, देयरफॉर करंट I इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज मतलब क्या था हमारे पास, यहाँ पे है N इंटू ए इंटू एल इंटू ई, और टाइम मतलब क्या है, L बाई Vd। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग L बाई Vd। Vd मतलब क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, डिवेलोसिटी हो गया। अभी अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा, I इक्वल टू N इंटू ई इंटू ए, L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा अभी, डिवेलोसिटी। तो ये मिलेगा हम लोगों को करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, I इक्वल टू NeA/Vd। तो दिस इज जो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस अभी यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है, यहाँ पे ए एरिया है। करंट तो यूजुअली हम लोगों के पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इस एरिया को अगर हम लोग करंट को अगर एरिया से डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ से हमको एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलते हैं, वो है सपोज I बाई ए ले लेंगे यहाँ पे। तो ये तो हमारा रिलेशन है फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन। इसके बाद हम लोग और एक स्टेप अगर आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, I बाई ए लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, N इंटू ई इंटू यहाँ पे लिखेंगे Vd। तो I बाई ए मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग J लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। J इक्वल टू क्या आएगा, N इंटू V, यहाँ पे N E इंटू Vd। सो दिस इज योर करंट डेंसिटी। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, J मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी मतलब क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। एरिया मतलब यहाँ पे जो जितने करंट जा रहे हैं, सपोज ये करंट ऐसे आई जा रहा है, ये हमारे पास एरिया है। तो करंट बाय डेंसिटी जो होगा, तो करंट बाय एरिया जो होगा वो होगा आप लोगों के पास करंट डेंसिटी। अगर ये जो वायर अभी स्ट्रेट है हम लोग ऐसे यहाँ पे ले रहे हैं, अगर कभी ऐसा हुआ तो सपोज करंट सपोज ऐसे हमारे पास है, क्रॉस सेक्शन सपोज करंट का जो वायर का क्रॉस सेक्शन ऐसा है, तो एरिया फैक्टर होगा ऐसे। और करंट सपोज ऐसे जा रहे हैं, जो ये ऐसे जाएगा, सपोज ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन जो ऐसे है, एरिया फैक्टर ऐसे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा एंगल होगा, ये एंगल ये होगा तुम्हारा ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे है एरिया, तो यहाँ पे आएगा ए कॉस थीटा। करंट का डायरेक्शन था ये। तो हम लोग इसी ये जो करंट डेंसिटी अभी हमको मिला है ना J,
तो इसको अगर प्रॉपरली हम लोग फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेंगे, j इक्वल टू आई बाई यहाँ पे लिखेंगे a cos थीटा। तो a cos थीटा ये हो गया हमारे पास कारण, और यहाँ पे होगा एरिया फैक्टर, तो ये है a। यहाँ पे एरिया फैक्टर के डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे n क्या लिख सकते हैं, एरिया का जो नॉर्मल है ये, तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज़ करेंगे मैक्सिमम केसेस में, तो ये है करंट डेंसिटी का SI यूनिट और एक्सप्रेशन। इसको आप लोग पुश करके लिखिए, तो पॉज करके लिखिए इसको। बस ये जो एक्सप्रेशन है करंट डेंसिटी के लिए, ये करंट डेंसिटी का है, इसे लिखो करंट डेंसिटी इज फैक्टर ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे जो लिखा है ना करंट डेंसिटी, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग करंट डेंसिटी इज फैक्टर ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे लिखो करंट डेंसिटी इज ए फैक्टर ऑफ क्वांटिटी, इज ए फैक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, एक एक्सप्रेशन आप चलो देखिए, इस पर क्या आएगा, करंट का यूनिट है एम्पियर, कॉस थीटा तो कुछ है नहीं इसका यूनिट, तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही हम लोगों को ये दे दिया। ये जितने सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट आज सिखाया है, समझाया, अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से लाऊंगा, नेक्स्ट कल या परसों फिर से लाऊंगा वीडियो को। बीच में 1 या 2 दिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो में, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो मुझे जानने से अच्छा लगेगा। और ऑल द बेस्ट, घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।